हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 106 का स्कूल मैनेजमेंट जो है उस सब्जेक्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन के प्रकारों की गुणवत्ता एवं विशेषताओं का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन का। आपको इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए संस्था की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्यालय संगठन कहलाता है। अब आपको ये तो पता ही है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, अगर उसको आप बहुत ही अच्छे से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। वही होता है प्रबंधन। अगर कोई उसका मैनेजमेंट ना करे, अच्छी तरह से क्रियान्वयन ना करे, तो वो अच्छे से चल ही नहीं पाएगा। इसी तरह से शैक्षिक क्षेत्र में जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे से चले, इसके लिए उसके सभी अंगों को बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित करना, उन सब का प्रबंधन करना ही विद्यालय संगठन कहलाता है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। प्रत्येक संस्था के अपने आदर्श लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय के सभी कार्यों का सुचारू पूर्वक संचालन विद्यालय प्रबंधन द्वारा ही किया जा सकता है। अब देखिए, विद्यालय क्या है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। अब जितनी भी संस्थाएं होती हैं उन सभी का संस्था के अपने आदर्श लक्ष्य होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल के कुछ अपने लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों को पाने के लिए, अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी और इस प्रबंधन को बहुत ही सुचारू पूर्वक संचालन किया जाता है। उसके बाद से देखेंगे हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित व्यवस्था पर आधारित होता है। विद्यालय का प्रमुख केंद्र बालक होता है। बालक के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में योग्य अध्यापक, उपयुक्त भवन, उपयुक्त पाठ्य सामग्री एवं पाठ्य सहगामी क्रिया आदि का व्यवस्थित ढंग से प्रबंध हो। यदि इन बातों को उचित रूप में पूरा नहीं किया गया तो बालक का सर्वांगीण विकास होना अत्यंत कठिन है। अब इसमें देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है सर्वांगीण विकास के लिए बाल केंद्रित व्यवस्था पर आधारित होता है। इसमें योग्य अध्यापक, उपयुक्त भवन, पाठ्य सहगामी क्रिया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक होती हैं। तो उसके बाद से हम देखेंगे जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है यह बाल केंद्रित व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि बालक का यदि आप सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो योग्य उसके बहुमुखी विकास के लिए, यानी हर तरह से वह विकास करे, हर तरह से उसके अंदर स्किल की डेवलपमेंट हो, ये सब। और इसके लिए योग्य अध्यापक चाहिए, उपयुक्त भवन चाहिए, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करना। और अगर इन सब चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से नहीं व्यवस्थित किया तो उस बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही कठिन हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना। इस प्रकार विद्यालय प्रबंध विद्यालय की आत्मा है। बिना उचित प्रबंधन के समय साधनों के होते हुए भी विद्यालय एक प्रकार से निर्जीव शरीर के समान है। एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था स्थापित करता है। हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन ऐसी कला है जिसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भौतिक व मानवीय तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षार्थी व कर्मचारीगण मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो जो विद्यालय प्रबंध होता है वह भौतिक और मानवीय तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है इसमें। यानी कि जो भौतिक होते हैं, भौतिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो
जैसे कि जो भी व्यवस्था की गई हैं उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो सभी, और जो भी मानवीय हैं संसाधन, उन सभी का बहुत ही अच्छी तरह से सम्मिलित रूप से व्यवस्थित करना उन्हें, जिससे कि उस शैक्षिक उसका जो उद्देश्य है वो प्राप्त किया जा सके। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का ही अंग है। वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन का महत्व बढ़ता ही जा रहा है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके बाद हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है? प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है एवं इनका समन्वय करके निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है। प्रबंधन मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ टू मैनेज व्यवस्था करना होता है। प्रबंधन को इंग्लिश में यानी कहा गया है, प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं, उसका अर्थ होता है व्यवस्था करना। टू मैनेज किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना होता है, यही होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? भौतिक और मानवीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें भौतिक और मानवीय संसाधनों की व्यवस्था। कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि इसे इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं, उसका अर्थ होता है टू मैनेज, भौतिक और मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना, और भी की पॉइंट्स आगे रहेंगे वो आपको हम बताते चलेंगे। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय व भौतिक संसाधनों को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य किया जा सके। स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है तथा उनका इस प्रकार उपयोग सुनिश्चित किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हम देखेंगे विद्यालय प्रबंधन की परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या विद्वानों ने दी हैं उसे, इसमें से हम 4-5 परिभाषाएं बता रहे हैं, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आप इसे लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्टो सेम टू सेम जो भी इसमें बताया जा रहा है वही लिखें। केवल जो ये परिभाषाएं होती हैं ये आपको यही लिखना होता है सेम टू सेम, और बाकी जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपको बस पता होनी चाहिए आपके नॉलेज के लिए। अगर आपने एक बार सुना है, पढ़ा है, एक बार ध्यान से इसे समझा है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि जॉर्ज टेरी ने कहा है, विद्यालय प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। ये जॉर्ज टेरी ने कहा है। दूसरा है लुंडे ने कहा है, विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयोगों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तीसरा है वुच ने कहा है, विद्यालय प्रबंधन का संबंध उस क्रियाओं का संगठन अथवा संरचना के निर्माण करने से है जिनके माध्यम से उपेक्षित तथ्यों की प्राप्ति की जा सकती है। चौथा है हेरोल्ड फीजन, इन्होंने लिखा है, विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। ये जितनी भी परिभाषाएं बताई जा रही हैं इसमें से आपको 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 आप लिख देंगे, उतने में आप बहुत अच्छा लिखेंगे। बस आपको जो भी इजी लगे वो याद कर लीजिएगा। जैसे हेरोल्ड फीजन का है, ये इजी में है, विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मानवीय और भौतिक साधनों से ही रिलेटेड है। पांचवा एक है लूथर गुलिक का, इन्होंने कहा है, विद्यालय प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। इसमें आप प्रस्तावना जो भी लिख रहे हैं, अगर आपने समझा है चीज़ों को तो आप जो लिख देंगे अपने समझ के अकॉर्डिंग वही सही होता है। आपको डिक्टो लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल परिभाषा आपको सेम लिखना होता है। विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्षेत्र को देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यालय समाज शासन स्तर, नीति निर्धारण स्तर पर संपन्न होने वाली सभी कार्य आ जाते हैं। संक्षेप में विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र निम्न है।
विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण, विद्यालय के संगठन तैयार करना, विद्यालय के संचालन हेतु नीति नियम योजना बनाना, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना। इसमें आपसे बताया गया है कि जो विद्यालय प्रबंधन है उसका कार्य क्षेत्र बताया गया है, वो उसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक वो कार्य करता है उसके बारे में। वैसे तो विद्यालय प्रबंधन बहुत ही व्यापक है इसका क्षेत्र, लेकिन अगर संक्षेप में कहा जाए तो विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है वो बताया जा रहा है, वही है ये। कक्ष प्रबंधन, समय सारणी प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, वित्तीय संसाधन जुटाना एवं उचित रूप से वितरण करना, पुस्तकालय का प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन, आवासीय व्यवस्था का प्रबंधन, परीक्षा प्रबंधन, निर्देशन सेवा प्रबंधन, विद्यालय में अनुशासन का प्रबंधन, शैक्षणिक कार्यों का प्रबंधन, विद्यालय तथा समुदाय के संबंधों का समन्वय, विभागीय अधिकारियों में समन्वय, विद्यार्थियों का वर्गीकरण तथा उनकी उपस्थिति समय समय पर सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के अनुरूप विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। ये सभी अगर उसके कार्यों को कहा जाए तो ये सभी उसके कार्य क्षेत्र होते हैं। विद्यालय प्रबंधन के प्रकार अगर हम देखें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, दूसरा बाह्य और आंतरिक, तीसरा निरंकुश और लोकतंत्र। अब इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। केंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन ये क्या होता है? यह विद्यालय प्रबंधन का वह स्वरूप है जिसमें सत्ता या शक्ति केंद्र में अर्थात एक ही व्यक्ति में निहित होती है। केंद्रीकृत का मतलब ही आप समझ लीजिए कि केंद्र में सत्ता का होना, जो सत्ता है वो एक ही व्यक्ति में निहित होती है। इसे एकाधिकार युक्त या तानाशाही व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय के सभी कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन उसी व्यक्ति के इच्छानुसार होता है। विद्यालय संबंधित सभी निर्णय शीर्ष स्तर पर लेकर कार्यान्वयन के लिए निचले स्तर पर भेज दिया जाता है। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे कि सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होगी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। विद्यालय संबंधी सभी कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाते हैं। सभी व्यक्ति एक ही व्यक्ति के निर्देशन में कार्य करते हैं। विद्यालय संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष स्तर के व्यक्ति को होता है। 5वां है अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ही आप याद कर लीजिए कि जो सत्ता है वो एक ही व्यक्ति में निहित होगी। जो भी कार्य है उन सभी का संचालन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और जो भी अन्य लोग होते हैं, अन्य व्यक्ति होते हैं उस संगठन के, उनका उतना महत्व नहीं होता है, उतनी उसे उनके स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसे महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है इसकी विशेषताएं। विद्यालय संगठन पर नियंत्रण होता है, अनुशासन स्थापित रहता है, व्यक्ति व कार्यकर्ता दंड के भय से अपने कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदार रहता है, कार्मिकों में लापरवाही की कम संभावना होती है, प्रबंधक ही प्रशासन द्वारा निर्धारित नीति योजनाओं को लागू करता है। इसके बाद हम देखेंगे विकेंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन ये क्या है। तो यह विद्यालय प्रबंधन का वह स्वरूप है जिसमें शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि शक्ति एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी समान महत्व दिया जाता है। विकेंद्रीकृत का मतलब ही आप समझ लीजिए कि जब केंद्रीकृत का मतलब सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित थी, तो अब विकेंद्रीकरण हो गया सत्ता का, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होती है, अन्य व्यक्ति जो होते हैं उन्हें भी महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि इसे। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के सभी कार्यों हेतु निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष स्तर के अलावा मध्य तथा निचले स्तर को भी होता है। इसमें विद्यालय के सभी मानवीय पक्ष मिलजुल कर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। अब इसमें चाहे वो केंद्र का यानी कि सबसे प्रमुख हो और अन्य लोग भी हों जो मध्य और निचले स्तर पर कार्य करते हैं, ये सभी लोग मिलजुल करके जो भी उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं।
विशेषताएं इसकी देखेंगे तो सत्ता केवल एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता यही है। शिक्षक, दूसरा है शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, विद्यार्थी को समान महत्व दिया जाता है। तीसरा है निर्णयन का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति को नहीं होता है। चौथा है शिक्षा को सहयोगी प्रक्रिया माना जाना, यानी कि शिक्षा सहयोगी प्रक्रिया है, सभी के सहयोग से ही इसे पूर्ण किया जा सकता है, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो आप सभी इसमें सहयोग करें। इस प्रबंधन का मतलब ये होता है विकेंद्रीकरण विद्यालय प्रबंधन का मतलब। पांचवा है बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली दी जाती है। छठा है अंतःक्रियाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। सातवां सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। आठवां है राष्ट्रीय हित व सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रबंधन। दूसरा है इसके बाद बाह्य तथा आंतरिक विद्यालय प्रबंधन। इसमें हम बाह्य विद्यालय प्रबंधन को सबसे पहले समझेंगे। ये होता है विद्यालय के बाह्य प्रबंधन का तात्पर्य बाहरी तत्वों, कारकों, एजेंसियों तथा लोगों द्वारा विद्यालय के प्रबंधन का कार्य, अर्थात वे तत्व, कारक, सहायक एजेंसियां, संस्थाएं जो बाह्य रूप से किसी विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के सुचारू प्रबंधन हेतु अवसर एवं सुविधा प्रदान करती हैं। बाह्य विद्यालय प्रबंधन में होता क्या है, जो भी बाहरी कारक होते हैं, सहायक एजेंसियां कहें, संस्थाएं कहें, ये सभी विद्यालय के अगर विद्यालय का जो प्रबंधन है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी सुविधा प्रदान करती हैं वही बाह्य विद्यालय प्रबंधन होता है। मुख्यतः बाह्य विद्यालय प्रबंधन का अर्थ शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के प्रबंधन के सभी कार्यों हेतु सुविधा व अवसर प्रदान करने से लगाया जाता है। अब इसके विशेषताओं को हम देखेंगे। सबसे पहला विशेषता है विद्यालय प्रबंधन के कार्यों का संचालन बाह्य कारकों द्वारा। बाह्य कारक जो है वही इसके कार्यों का संचालन करेंगे। दूसरा है विद्यालय के बाहरी कारक जैसे संस्था, संगठन, एजेंसी, शिक्षा विभाग आदि द्वारा प्रबंधन हेतु अवसर तथा सुविधा प्रदान करना। तीसरा है केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी निकायों व बाहरी संगठनों द्वारा नियंत्रित। चौथा है विद्यालय प्रबंधन हेतु नीति नियमों का निर्माण। पांचवा पाठ्यक्रम व पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। छठा है भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, शिक्षकों के वेतन तथा अन्य व्ययों पर वित्त व अनुदान देना। सातवां है शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण। आठवां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय तथा भौतिक पक्षों की व्यवस्था करना। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, मानवीय और भौतिक पक्षों की व्यवस्था करना। अब हम आंतरिक विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। विद्यालय के आंतरिक प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, वो विद्यालय के मुखिया यानी प्रबंधक कहें या प्रधानाचार्य कहें द्वारा प्रबंधन का कार्य, इनके द्वारा जब प्रबंधन का कार्य होता है तो वो आंतरिक विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय का नेता अपने सहयोगी शिक्षकों व कर्मचारियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों का संचालन एवं विद्यालय के प्रबंधन का कार्य करता है। अब इसमें ये जो भी डेली का जो भी काम होता है उन सभी में ये उसकी देख रेख करते हैं, उसके प्रबंधन का कार्य करते हैं। इन सभी का मैनेजमेंट वो प्रबंधक या कहें प्रिंसिपल जो है वो करते हैं। आंतरिक विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधन का सभी कार्य विद्यालय के अंदर शामिल व्यक्तियों द्वारा समन्वित रूप से किया जाता है। प्रबंधन के कार्यों में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, बजट निर्माण, स्टाफिंग, मूल्यांकन, नियंत्रण आदि सम्मिलित होते हैं। अब इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। सबसे पहला है विद्यालय प्रबंधन के कार्य विद्यालय के अंदर सम्मिलित सभी व्यक्तियों द्वारा सहयोगी रूप से किया जाता है। तो इसमें विद्यालय के अंदर जो भी है उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जो लोग उसमें रहते हैं उनके द्वारा। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण।
चौथा है पाठ्यक्रम व पाठ्य सहगामी क्रिया का संचालन। पांचवा है भवन निर्माण व वित्त व्यवस्था। छठा है शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, परीक्षाओं की व्यवस्था करना, यानी जो स्कूल के अंदर रह रहे हैं प्रिंसिपल हैं, चाहे जो भी और भी टीचर्स हैं, ये सभी मिलजुल करके जो भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। आठवां है प्रशासन द्वारा निर्धारित नीति योजनाओं को लागू करना। नौवां है गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध की स्थापना। 10वां अनुशासन व्यवस्था। 11वां है भावी जीवन की तैयारी की शिक्षा। फिर है निर्देशन व परामर्श सेवाएं प्रदान करना। इसके बाद है तीसरा है निरंकुश तथा लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन। सबसे पहले इसमें निरंकुश विद्यालय प्रबंधन को हम जानेंगे। यह केंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन के समान है। जिस तरह से आपने केंद्रीकृत विद्यालय प्रबंधन को जाना है, सेम वही जानिएगा निरंकुश विद्यालय प्रबंधन के बारे में। इसके अंतर्गत भी शासन सत्ता एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है। यह तानाशाही व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होने के कारण वह अपने इच्छा अनुसार विद्यालय का प्रबंधन करता है। विद्यालय प्रबंधन के सभी कार्य प्रबंधक या प्रधानाचार्य के आदेशानुसार ही पूरे किए जाते हैं। विद्यालय पूर्ण रूप से उन्हीं के अधीन रहता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। इसमें भी सेम वही विशेषताएं हैं, बस थोड़ा मोड़ा अंतर देख लीजिए क्या है। सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होगी, जैसे केंद्रीकृत में था वैसे ही निरंकुश में भी। विद्यालय प्रबंधन के सभी कार्य प्रबंधक या प्रधानाचार्य की आदेशानुसार संचालित किए जाते हैं। विद्यालय के नेता के अलावा अन्य लोगों को महत्व नहीं दिया जाता है। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होगा इसमें भी। पांचवा है बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान नहीं दिया जाता है। जो बालक का सर्वांगीण विकास है उसका ध्यान भी नहीं दिया जाता है। छठवां है अनुशासन की स्थापना। उसके बाद सातवां देखेंगे दंड के भय से शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों की में पूर्णता व ईमानदारी, वो भय से और डर से अपने कार्यों को पूरा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। इसके बाद है व्यक्तियों का लापरवाह ना होना, कठोर दंड की व्यवस्था। लास्ट है लोकतंत्रीय विद्यालय प्रबंधन। इसके बारे में हम जानेंगे। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्रीय विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य ऐसे प्रबंधन से होता है जिसके अंतर्गत विद्यालय का प्रबंधन बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधन के कार्यों में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय व अन्य लोगों को पारंपरिक सहभागिता को सुनिश्चित किया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब ये लोकतंत्री है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है। तो जिस तरह से जनता का शासन होता है, सेम उसी तरह से विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो भी कार्य हैं उसमें शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय और अन्य जो भी लोग होते हैं जो पारंपरिक तरीके से उसमें सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। इसकी विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहला है विद्यालय प्रबंधन के कार्यों में सभी लोगों की सहभागिता होती है। दूसरा, विद्यालय के मानवीय पक्ष मिलजुल कर भौतिक संसाधनों की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंधन का कार्य करते हैं। तीसरा, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर है लोकतंत्रीय मूल्यों की प्राप्ति होती है। बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था होती है। फिर है सभी की शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करना। उपचारात्मक शिक्षण विधि की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल देना। फिर है उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। सबसे 10वां वाला है देश हित को ध्यान में रखकर प्रबंधन के कार्य करना। लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष में लिखेंगे हम उपरोक्त कथनों एवं तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विद्यालय प्रबंधन का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भूमिका होती है। विद्यालय के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, तभी
शैक्षिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक व मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। उचित विद्यालय प्रबंधन के अभाव में विद्यालय निर्जीव शरीर के समान हो जाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा राष्ट्र का विकास बाधित हो जाता है। किसी भी शिक्षण संस्थान को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विद्यालय प्रबंधन क्रमबद्ध प्रगति के लिए बहुत ही प्रभावोत्पादक साधन है। केवल समय सारणी का निर्माण शैक्षिक संस्थान संबंधी दस्तावेजों को शैक्षिक संस्थान का मूल रूप नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि कर्तव्य और कार्य सहयोगियों के प्रति भावना आदि में विद्यालय और प्रबंधन का मूल निहित है। शिक्षण संस्थान की श्रेष्ठता का प्रमाण तो इसमें है कि प्रत्येक छात्र को अन्य छात्रों के साथ विकसित होने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा प्रत्येक अपने शिक्षण संस्थान समाज को अपनी उपलब्धियों से संपन्न तथा समृद्ध करने के प्रति संकल्पित हों। यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन है, इसमें सभी लोग मिलकर के जो शिक्षा का उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इसका बहुत ही सुचारू रूप से इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। सबसे मेन उद्देश्य है कि इसमें सभी लोग एक साथ मिलकर के शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने राष्ट्र को समृद्ध करने में सब लोग संकल्पित रहें। धन्यवाद।